नमस्कार, आप देख रहे हैं SFIA संवाद यानी सोम संवाद पावर्ड बाय सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की, जिस पर SFIA के द्वारा एक पूरी 10 एपिसोड की सीरीज तैयार की जा रही है सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप जानेंगे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या है, क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई और आखिर ये ऐसा नियम क्यों बनाया गया जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। समझने में थोड़ा आसान बनाने के लिए ही हमने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है। तो आज हमारे साथ ये तमाम जानकारी देने के लिए मौजूद हैं मिस्टर विनोद गोयल, जो कि अपने 40 वर्षों की एक्सपर्टीज को लेकर पिछले 40 सालों से एग्री सेक्टर में काम कर रहे हैं और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में गहनता से रिसर्च की है इन्होंने और काफी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरर्स को ये सहयोग भी देते आ रहे हैं और अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं इस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को समझने के लिए। तो विनोद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए और इस संवाद को चालू करने के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक बहुत अहम विषय के ऊपर ये संवाद रखा है और आपने मुझे अवसर दे रहे हो इस संवाद के लिए पब्लिक से रूबरू होने का और मेरी इंडस्ट्री को समझाने के लिए कि FCO के जो ये प्रावधान है जो बहुत मुश्किल लगते हैं ये बहुत आसान है, तो इनको आसानी से आप समझ सकते हो। यानी सर, आप फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को आसानी से समझ सकते हैं, जानते हैं, तो इसके लिए आपको ये आसानी लगता है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं जो फर्टिलाइजर सेक्टर में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो आज इसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, मेरा आपसे सवाल है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर मैं आसान जो कहता हूं इसलिए कि इसकी शुरुआत बड़े अच्छे मकसद से हुई थी। 1957 में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। आप एक चीज समझे, कंट्रोल ऑर्डर है ये एक्ट नहीं है जी। तो एक्ट होता तो संसद में कोई बिल पास होता और उसके ऊपर मतदान होता, वो एक्ट बनता। ये कंट्रोल ऑर्डर है तो ऑर्डर को गजट नोटिफिकेशन से जारी किया जा सकता है जी। तो ऑर्डर बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ऑर्डर होने की वजह से गजट नोटिफिकेशन से इसको जारी भी करते हैं और इसमें अमेंडमेंट्स भी गजट नोटिफिकेशन से आ जाती हैं जी। इसलिए इसको आसानी से नोटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस भी नोटिफाई हो जाते हैं और टाइम टू टाइम इसको जो भी आगे लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जरूरत है इंडस्ट्री की या फार्मर की जरूरत है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देती है, काम हो जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कोई सख्त कानून नहीं है, ये सिर्फ एक ऑर्डर है और इसको कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये कानून सही पूछे बहुत फ्रेंडली कानून है। ये इसमें 3 पार्टियां हैं, एक पार्टी है इंडस्ट्री, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट और तीसरी पार्टी फार्मर एंड यूजर। ये कानून एक इतना बढ़िया कानून है कि तीनों के लिए फ्रेंडली है। ओरिजिनल जो प्रावधान किया होगा, जब मैंने सबसे पहले मेरे ये संज्ञान में आया 1985 में 57 वाले कानून को फिर से पारित किया गया, क्योंकि 57 के कानून में 70, 80, 90 अमेंडमेंट आ चुकी थी और कुछ नए प्रोविजंस को डालने के लिए उन्होंने नया फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 85 में निकाल दिया। मेरी अपनी इंडस्ट्री मैंने 85 में लगाई तो 85 में पहली कानून मेरे हाथ में आया तो देख के लगा कि इतना बढ़िया सिंपल एक कानून है जो कि हमें मदद करता है। मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कि ये हमारे इंडस्ट्री की गीता है, आप इसको वैसा करते जाइए और आप अपना बिजनेस या इंडस्ट्री चलाते जाइए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि फर्टिलाइजर एक इसेंशियल प्रोडक्ट है जिसको कि खेती को बढ़ावा देना है। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए एक ही तरीका था कि वहां पे फर्टिलाइजर की उपलब्धता कराई जाए जी। हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में नाइट्रोजन और पोटाश ये 0 है। हमारे यहाँ नाइट्रोजन पोटाश की कोई रिसोर्सिंग नहीं है, तो हमें नाइट्रोजन पोटाश इंपोर्ट करनी थी और फॉस्फेट की जो मिनरल्स हमारे यहाँ है वो भी रॉक फॉस्फेट थोड़ा लो क्वालिटी का। तो जो मुख्य 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, उसको गवर्नमेंट को इंपोर्ट करके फार्मर्स को देना था और फार्मर्स की कॉस्ट कंट्रोल में रहे तो गवर्नमेंट को उसको सब्सिडी देनी थी। अब इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को किसान को देने के लिए फर्टिलाइजर डिफरेंट ग्रेड्स बताए गए जो चलते थे ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर या इंडिया में बनते थे, उनको किया गया। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर सब्सिडी दी ताकि किसानों को मिले। अब जब फर्टिलाइजर को सब्सिडी दे दी गई तो सब्सिडी का मिसयूज ना हो और वो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर किसान को सरलता से मिल जाए,
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर निकाला जी। अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को पैनापन देने के लिए, उसके पीनल प्रोविजंस के लिए गवर्नमेंट ने इसको निकाला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। ओके। क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये इंश्योर करता है कि एसेंशियल कमोडिटीज एंड यूजर को, फार्मर को या उसको उपलब्ध होती रहे सुगमता से। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में प्रावधान करके उन्होंने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर निकाल दिया। फायदा हो गया कि विधायिका की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्ट ऑलरेडी मौजूद था, उसमें ऑर्डर निकाला, काम आगे बढ़ा दिया। ओके सर, एफसीओ के दायरे में कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं? जब शुरुआत एफसीओ की हुई, मैंने जैसे आपको बताया कि 1985 में जो करंट एफसीओ चल रहा है, फर्टिलाइजर कंट्रोल 1985, इसमें गवर्नमेंट ने वो फर्टिलाइजर रखे थे जिसमें गवर्नमेंट या तो सब्सिडी देती थी डायरेक्ट, या गवर्नमेंट के किसी ना किसी स्कीम में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में उन प्रोडक्ट पे सब्सिडी दी जाती थी। फॉर एग्जांपल यूरिया और डीएपी या पोटाश इंपोर्ट होती थी, वो इंपोर्ट करती थी कैनलाइजिंग एजेंसी एसटीसी या एमएमटीसी, और इंपोर्ट करके गवर्नमेंट सब्सिडी देके उसको उपलब्ध कराती थी किसान को, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट की एजेंसियां उसे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कोऑपरेटिव सेक्टर, मार्कफेड है, स्टेट वाइज फेडरेशन है, स्टेट एग्रोजर, दुनिया भर की कंपनियां। तो एमएमटीसी और एसटीसी के थ्रू गवर्नमेंट, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, उसके थ्रू गवर्नमेंट इसको देती थी। तो वो गवर्नमेंट उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए, उसका मूवमेंट डिसाइड करने के लिए, उसके प्रोविजंस को डिसाइड करने के लिए, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसमें एडल्ट्रेशन ना हो, उसमें कोई माल प्रैक्टिस ना हो, उसके कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बना दिया जी। इसमें फिर कुछ प्रोडक्ट जैसे जिंक सल्फेट डाला गया। जिंक सल्फेट के ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया की सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से, जो साइंटिस्ट की या इंस्टीट्यूट की रिसर्च साइंटिस्ट की डाटा थे कि इस इलाके में मैग्नीज की कमी है और इस इलाके में जिंक की कमी है, तो मैग्नीज के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर मैग्नीज सल्फेट और जिंक के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर जिंक सल्फेट, वो डाल दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, स्टेट गवर्नमेंट ने तो दी गई, तो वो भी प्रोविजन प्रोडक्ट इसमें आ गए। तो ओरिजिनली ये बनाया गया था सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर के कंट्रोल करने के लिए, नथिंग एल्स। बाद में फिर जब ये ग्रेजुअली आगे बढ़ा और इसको आज 85 से आज 40 इयर्स हो गए, 25 में ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने इसको एक टूल बना लिया, इसको आधार बना लिया पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए जी। और अब यही एक है जिसमें कि अब ये गड़बड़ होनी शुरू हो गई। जब ये इसका मेन मकसद से आगे बढ़ा तो और इसको एक्सपेंड कर दिया गया, इसका दायरा बढ़ा दिया गया, सारे फर्टिलाइजर डाल दिए गए, तब इसमें थोड़ा सा लोचा है जिसके लिए अपन इन 10 पॉडकास्ट में बात करते चले जाएंगे। जी। आपने बताया कि 85 में आपने भी कदम रखा था एग्रीकल्चर में और तभी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर आया था, तो मतलब आप दोनों ने साथ साथ चलते आ रहे हैं तब से अब तक, तो आपने काफी गहनता और गंभीरता से इस पे रिसर्च किया हुआ है, इसीलिए शायद आपको इतनी नॉलेज है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे है कि एफसीओ के तहत लाइसेंस लेने और एग्री इनपुट बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से पेपर, जरूरी पेपर लगते हैं? जी, जो आपका क्वेश्चन है उस पर मैं आपको करंट सिनेरियो का जवाब दूंगा। ओके। क्योंकि ये जो 40 साल में काफी कुछ प्रोविजन चेंज हुए हैं जी। तो आज की तारीख में फर्टिलाइजर का कोई लाइसेंस नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होता है। ओके। तो आपको जो लाइसेंस वर्ड है ना वो फर्टिलाइजर से, एफसीओ से गायब है जी। कोई लाइसेंस नहीं जी। आपको परमिशन लेनी होती है या रजिस्ट्रेशन लेना होता है जी। तो इसमें 3 तरह के लोग हैं जो इसके कंट्रोल होते हैं। एक तो आप इंपोर्ट करते हो जी। इंपोर्ट करके माल बेचते हो जी। आप मैन्युफैक्चरिंग करके माल बेचते हो, दूसरा माल बेचते हो। ओके। तो जब इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट परमिशन होती है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट देती है, और फिर सेल करते हो तो सेल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। ओके। अब वो सेल आप होलसेल में करते हो या सेल रिटेल में करते हो। होलसेल में करते हो तो आप होलसेल रजिस्ट्रेशन लेते हो, और रिटेल में बेचते हो दुकान पे तो आप रिटेल का रजिस्ट्रेशन लेते हो, और यदि आप पूरी स्टेट में बेचना चाहते हो तो आप स्टेट की सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से परमिशन लेते हो। ओके। लेकिन लाइसेंस नहीं होता इसका कोई। ओके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है, और आप जब अप्लाई करते हो उसके सर्टेन फॉर्म्स हैं,
वो फॉर्म्स इसमें दे रखे हैं, एफसीओ के अंदर भी पीछे फॉर्म दे रखे हैं, वो नंबर दे रखे हैं A1 A2 B C D इस टाइप से, और वो फॉर्म भर के आप सबमिट करते हो और फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट होती है वही आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन बन जाता है। तो सर ये जो रजिस्ट्रेशन आप बता रहे हैं, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट को, सिर्फ वो केमिकल रूप में उसको इंपोर्ट कर रहा है और पैकेजिंग उसकी इंडिया में हो रही है, तो उसको क्या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के रूप में माना जाएगा या फिर जस्ट एक इंपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में माना जाएगा? अगर वहीं से पैकेजिंग होके आ रहा है उसको इंपोर्टेड प्रोडक्ट माना जाएगा? थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, केमिकल और फर्टिलाइजर दोनों का रूप एक है, एंड यूज के हिसाब से उसे हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, ओरिजिनली वो केमिकल है। यदि आप केमिकल इंपोर्ट करते हो और वो केमिकल ओपन जनरल लाइसेंस में है तो आप उसको, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। जब उसको आप फर्टिलाइजर बोल के इंपोर्ट करते हो या फर्टिलाइजर बोल के सेल करते हो तो एफसीओ लागू होता है। ओके, राइट। और आप यदि एज ए फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हो, उसको एज ए फर्टिलाइजर पैकिंग करते हो, क्योंकि कुछ इंडियन एफसीओ के प्रावधान है जो आपको उस पैकिंग पे डालने होते हैं, तो आप कोई भी इंपोर्ट फर्टिलाइजर करने के बाद जब इंडिया में बेचोगे तो एफसीओ के प्रावधान के हिसाब से या तो वहां से वो डल के आएंगे या आप यहां डालोगे, तो आप पैकिंग करोगे तो वो प्रोविजन पैकिंग के जो रूल्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। नंबर 2, पैकिंग का जो इंडिया का लॉ है, 2 लॉ लागू होते हैं पैकिंग के ऊपर, इंडियन पैकेजिंग एक्ट नंबर 1 और नंबर 2 रहता है वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। तो उनके प्रावधानों को कंपाइल करते हुए एफसीओ में भी पैकेजिंग के रूल्स दिए हुए, प्रोग्राम दिए हुए, उसको करते हुए आप इंडिया में मटेरियल फर्टिलाइजर बेच सकते हो। जी, तो उस वहां पर भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर लागू होता है। हाँ, पैकेजिंग में उन्होंने दे रखा है कि पैकेजिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। वो इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको देनी होती है, दो काम करो।